दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन ने जो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और उसका आज फर्स्ट टेस्ट हुआ था जिसका टॉपिक था बेसिक इलेक्ट्रिकल ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट। तो उसी में आप लोगों ने अटेंड किया होगा पेपर। तो अब देख लीजिए कि किस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया। ये बेसिक इलेक्ट्रिकल ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट 1 की आंसर की है और 50 क्वेश्चन इस टेस्ट में अपन ने दिए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं टेस्ट आपने दिया है तो यहाँ पर टाइम्स रिमेनिंग भी आपका नीचे चल रहा था और उसी के अकॉर्डिंग आपने दिया होगा। क्वेश्चन सफल करते हैं यानी ऊपर नीचे भी होते रहते हैं, ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो सकता है हो गए होंगे। तो जैसा भी अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर अपन लास्ट में आंसर की पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन था कि दो बिंदुओं के बीच धारा का प्रवाह केवल तब होता है, ध्यान रखिएगा, किसी पॉइंट के बीच में करंट फ्लो तभी होगा जब उनके विभव में अंतर हो, यानी उनमें पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। यदि विभव समान हो तो उनके बीच में कोई धारा प्रवाह नहीं होगा। सेकंड अपना क्वेश्चन था कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। देखिए विभवांतर जो होता है, वोल्ट जिसकी इकाई है, तो इस विभवांतर में ये होता है कि हम लोग कार्य की एक परिभाषा देते हैं और हम ये कहते हैं कि अनंत से किसी बिंदु तक हम अगर कोई कार्य या आवेश ले जाते हैं तो उसके द्वारा जो भी वर्क डन होता है वह विभवांतर के रूप में लिया जाता है। यानी वोल्टेज जो है वो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। आपने जो जूल में कार्य करवाया वो और आवेश कूलाम में है वो, यानी जूल प्रति कूलाम इसकी इकाई होती है। सेकंड अपन इसका क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा, जूल प्रति कूलाम। अगला क्वेश्चन है कि किसी केबल का रेटिंग फैक्टर इकाई कब होता है। देखिए रेटिंग फैक्टर और इकाई का मतलब क्या है। मान लीजिए किसी केबल पर लिखा हुआ है कि ये 400 वोल्ट सहन कर सकती है या 400 वोल्ट पर वर्क कर सकती है, तो ये 400 वोल्ट सहन तब करती है जब उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अगर टेम्परेचर अबव 40 डिग्री है तो हो सकता है वो पहले ही पिघलना शुरू हो जाए, और 40 डिग्री से नीचे अगर टेम्परेचर है तो हो सकता है ये 450 वोल्ट तक भी सहन कर जाए। डी आंसर रहेगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेटिंग फैक्टर इकाई होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है। बड़ा सिंपल है, विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई ओम मीटर होती है। अब ओम मीटर दे दे या ओम सेमी दे दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओम प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर नहीं होता। तो अपना इसका आंसर ए रहेगा, इसका आंसर अपना सी रहेगा। इन पर क्लिक करते जाते हैं, लास्ट में आपको आंसर शो करवा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रतिरोध आर विशिष्ट प्रतिरोध रो है, लंबाई एल और क्षेत्रफल यदि ए हो तो सही संबंध कौन सा है। देखिए प्रतिरोध के लिए क्या होता है हम सब जानते हैं, वो विशिष्ट प्रतिरोध और लंबाई के समानुपाती, कटक क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर दीजिए, क्या बनेगा, आर इंटू ए इक्वल रो इंटू एल, यानी डी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भार के कारण सप्लाई में अधिकतम विचलन कितना मान्य है। 3% होता है। घर में हम कोई भी स्विच ऑन करते हैं, लोड ऑन करते हैं, तो 3% से अधिक मेन स्विच पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन था प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती कौन है। तो करंट और चालकता दोनों प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी रेजिस्टेंस जो है वो 1/G भी होता है और रेजिस्टेंस V/I भी होता है। तो करंट और कंडक्टेंस दोनों के व्युत्क्रमानुपाती है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अधूरा रह गया क्वेश्चन भाई लोग, ठीक है। क्वेश्चन अधूरा ऐसे रह गया कि किसी भी परमाणु में हम संख्या के बारे में पूछ रहे थे, तो किसी भी परमाणु में अगर नंबर की बात करें तो फिर आप लोग ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। नेगेटिव आवेश पॉजिटिव आवेश के बराबर है, इसीलिए तो वो मटेरियल न्यूट्रल कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी हम इसका ऑप्शन तो सी कर देंगे। अभी समस्या ये है ना कि हमने संख्या या उसके बारे में दिया नहीं। अब द्रव्यमान के अकॉर्डिंग अगर अपन लोग देखें तो जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर होता है, इसलिए कुछ स्टूडेंट बिल्कुल कंफ्यूज हुए थे, इसमें अधूरा रह गया था। उन्होंने बी ऑप्शन भी किया, ये भी सही बात थी, ये भी सही होना चाहिए था। खैर अभी हम लोग इसमें सी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं। एक बार आप लोग इसी पर करिए एग्री, मैं साथ साथ में सबको अटेंड कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में आंसर शो नहीं होंगे। और नेक्स्ट पूछा धारा की इकाई क्या है। अब देखिए धारा की इकाई हम सब लोग एम्पियर देख रहे होंगे, लेकिन ये नहीं थी।
देखिए जो आई होता है ये होता है कि आवेश प्रवाह की दर, कितना चार्ज आप लेंगे उसके लिए टाइम कितना लिया, तो कूलाम प्रति सेकंड इसकी इकाई बनती है। और नेक्स्ट था एक एम्पियर घंटा किसके बराबर होता है। देखिए एम्पियर आवर जो है इसको अगर हम एम्पियर आवर ना करके हम इसको एम्पियर सेकंड कर दें तो एम्पियर सेकंड होता है आई टी और क्यू बराबर आई टी होता है। इसका मतलब एम्पियर सेकंड इकाई जो है वो कूलाम के बराबर हो सकती है। तो हमें क्या करना है, एम्पियर आवर को एम्पियर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं 3600, यानी ये 3600 जूल के बराबर हो जाएगा। डी कर देंगे इसका आंसर भी। अगला क्वेश्चन था 100 प्रतिरोध वाले चालक का व्यास दूसरे का दोगुना है तो दूसरे चालक का प्रतिरोध कितना है। यानी कि D2 जो है इससे ये अपना D1 जो है इसका व्यास दोगुना है। मतलब अगर ये 10 mm डायामीटर का है तो ये 20 mm डायामीटर का है, सीधी सी बात है। यानी इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो 1 के बराबर आ रहा है। देखिए जिसका व्यास दोगुना होता है उसका एरिया 4 गुना अधिक होता है। यानी हम अगर बात करें D1 अनुपात D2 से कि 2:1 है तो इनका A1 अनुपात A2 जो एरिया आएगा वो 4:1 आएगा और रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के व्युत्क्रमानुपाती है। 4:1 अगर एरिया आता है तो रेजिस्टेंस 1:4 आएगा। क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है, 1:4 का मतलब उसका 4 गुना रेजिस्टेंस है, यानी 100 ओम है तो उसका कितना है 400। अगला क्वेश्चन है बंद और पूर्ण परिपथ में वोल्टेज बढ़ती है तो धारा का क्या होगा। आई बराबर V/R। बंद परिपथ में प्रतिरोध हमेशा स्थिर रहता है, वोल्टेज बढ़ने पर धारा बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन है दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनकी दूरी के तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो टोटल फाइनल फोर्स होता है वो दोनों के आवेश के बराबर और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन था कि प्रतिरोध न्यूनतम किसका है, यानी चालकता अधिक किसकी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो कॉपर है जिसकी चालकता इनमें से मैक्सिमम है इसलिए प्रतिरोधकता इसकी न्यूनतम हो जाएगी। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम ये होता है 1.0049 ओम के बराबर होता है। एक इंटरनेशनल एम्पियर, एक इंटरनेशनल ओम, इंटरनेशनल वोल्ट, इन सब की इकाइयाँ आपको याद रखनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी केबल में अधिकतम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहाँ होती है, हो रही नहीं होती है पूछा था, खैर कहाँ पर होती है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है विभव में अधिकता या प्रवणता चालक भाग में ही होती है हमेशा। अगला क्वेश्चन है कि एक नेगेटिव आवेश क्या कर सकता है। हम सब जानते हैं समान ध्रुवता के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब नेगेटिव आवेश क्या करेगा, नेगेटिव वाले को प्रतिकर्षित करेगा जबकि पॉजिटिव वाले को आकर्षित। ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं था, बी करेंगे, नेगेटिव को आकर्षित करेगा। तापमान बढ़ने पर धातुओं का प्रतिरोध, देखो धातुओं में पाया जाता है पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध बढ़ेगा। समान आवेश जो है एक दूसरे को, तो अभी अपन बात कर चुके हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन था चालक तार में इंसुलेशन की मोटाई। इंसुलेशन की मोटाई इस बात से निर्धारित की जाती है कि सप्लाई वोल्टेज उस पर कितनी दी जाती है। यानी तार के ऊपर इंसुलेशन वोल्टेज पर डिपेंड करेगा जबकि तार का साइज जो है वो धारा पर डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट किसके बराबर है। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 860 या 861 किलो कैलोरी के बराबर आता है। कैसे देखिए सब लोग, सबसे पहले इस 1 किलोवाट घंटे को हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें हम 4.18 से डिवाइड कर देंगे और अगर किलो में कन्वर्ट करना है तो हम 4180 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। देखिए कैसे, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। देखिए हमें वाट सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि वाट सेकंड से ही जूल आएगा, वाट सेकंड और जूल बराबर होते हैं। तो 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो ये बना अपने पास कितना 3600 और इसके आगे 3 जीरो और, इसमें हमें 4180 का भाग देना है, किलो कैलोरी आ जाएगी, डी उत्तर होगा। एल्यूमिनियम वस्तुओं पर सोल्डरिंग के लिए फ्लक्स और सोल्डर। देखिए फ्लक्स जो है वो तो है IR7 का और शोल्डर जो है वो है L का P का। एल्यूमिनियम के लिए विशेष प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, दोबारा बता दूं सीक्वेंस अलग अलग है थोड़ा सा। L का P जो है वो तो शोल्डर है और IR7 जो है वो है फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर तापवर्ती से प्रतिरोध पर प्रभाव नगण्य है। सारे आएंगे, यूरेका, कॉन्स्टेंटन और मैग्नेन, यानी इन तीनों में
ताप बढ़ने से प्रतिरोध पर इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लगभग इनका कांस्टेंट ही रहता है। अगला क्वेश्चन, धारा की गति। देखिए दोस्तों, सब लोग जानते होंगे आप कि धारा की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, पर अपने तो सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में थे। मीटर को जब सेंटीमीटर की ओर ले जाएंगे तो 10⁻10 हो जाएगा, यानी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान। देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है, इसीलिए तो सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इस पर जो है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है, जबकि प्रोटॉन और उन दोनों पर जो है वो रहता है 1.67 × 10⁻27। ठीक है, यानी द्रव्यमान जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बराबर है। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है, उसमें कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि ईएमएफ ई और आंतरिक प्रतिरोध आर यदि हो तो शॉर्ट सर्किट में धारा का मान कितना होगा। देखिए वैसे तो शॉर्ट सर्किट में धारा चलती है अनंत, लेकिन अगर आंतरिक प्रतिरोध किसी सोर्स का है तो उस समय धारा इतनी चलेगी वोल्ट बटे इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस पूरी तरह जीरो नहीं हुआ, आंतरिक प्रतिरोध तो सर्किट में है ही ना। बी उत्तर कर देंगे, ई बटे आर के बराबर। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक पदार्थ की लंबाई दोगुनी करें तो धारा पर क्या होगा। देखिए लंबाई दोगुनी करने से रेजिस्टेंस दोगुना हो गया, इसका मतलब करंट क्या होगी, आधी हो जाएगी। लंबाई दोगुनी करेंगे, प्रतिरोध दोगुना हो गया, प्रतिरोध दोगुना हुआ तो धारा क्षमता आधी हो गई। जीआई तार का उपयोग किस में नहीं कर सकते, गैल्वेनाइज्ड आयरन का। टेलीफोन अर्थिंग स्टे तार में होता है, घरेलू वायरिंग में नहीं होता। यहाँ पर या तो कॉपर होगा या फिर एल्यूमिनियम होगा। अगला क्वेश्चन, समान धातु समान लंबाई के दो चालक में पहले का व्यास दूसरे का दोगुना है, ठीक है, दोनों के प्रतिरोध अनुपात क्या होगा, ये मैं पहले करवा चुका हूँ, 1:4 होगा। ठीक है, कैसे, अभी ऊपर बात कर ही चुके थे। पहले का व्यास दूसरे का दोगुना, यानी व्यास में क्या रेशियो है, 2:1। तो जो इनमें एरिया में आएगा A1:A2, एरिया में रेशियो आएगा वो आएगा 4:1। तो फिर रेजिस्टेंस में रेशियो कैसा आएगा, अपोजिट आएगा, यानी 1:4 आएगा। अचालक वर्ग H की अधिकतम सहन सीमा 180 डिग्री होती है। YAEB FHC होता है, हम सब जानते हैं। F में 155 होती है, C की सबसे अधिक होती है 200 से 250। वायु की सापेक्ष विद्युतशीलता है, वायु की सापेक्ष विद्युतशीलता इकाई होती है। और 1 वाट घंटा किसके बराबर है। देखिए वाट घंटा जो है इसको हम लोग जूल में लेते हैं, अभी मैं बात कर चुका था। तो वाट आवर को अगर वाट सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो वाट सेकंड जो है वो जूल के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, पहले 1 एम्पीयर घंटा था, अब 1 वाट घंटा है। एम्पीयर घंटा कूलाम में आया था, वाट घंटा जूल में आएगा, और ये किसके बराबर होगा, 3600 जूल के बराबर। अगला क्वेश्चन, किसी तार पर 7 बाई अंकित है, और बहुत बार हम लोग बता चुके हैं अंश और हर दो भाग होते हैं। अंश तारों की संख्या को संकेत करता है और हर जो होता है वो तार के साइज को संकेत करता है, यानी 22 SWG के इसमें 7 तार हैं। पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक क्षमता किस बात पर निर्भर करेगी। डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है अचालक सहन करने की सीमा, और अचालक सहन करने की जो सीमा होती है वो पदार्थ की मोटाई, नमी की मात्रा और तापमान, इन सब पर निर्भर करती है। तो और ये किलोवोल्ट प्रति mm में इसकी इकाई भी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किलोवोल्ट प्रति mm इसकी इकाई होती है। और अगला क्वेश्चन है कि 5 ओम प्रतिरोध वाले चालक की चालकता कैसी होगी। देखिए चालकता और प्रतिरोध एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपाती है। चालकता के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/R, तो 1/5 करेंगे, 1/5 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.2 महो आएगा, और 0.2 महो या साइमन भी हम लोग इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरेका किस की मिश्र धातु है। देखिए यूरेका में कॉपर निकिल होता है, ठीक है, और इनका जो रेशियो अपने रहता है वो 60-40 का रहता है, यानी कॉपर जो है वो 60%, निकिल जो है वो 40%। अगला क्वेश्चन अपना है, किसी चालक पदार्थ को तार तब कहते हैं जब वो, ध्यान रखिएगा, अगर वर्ताकार आकृति में हो तभी उसको हम लोग तार कहते हैं। अब जैसे देखो बस बार चालक तो है पर वो आयताकार होती है, इसलिए उसको कभी तार नहीं कहते। यानी तार हमेशा वर्तीय कटाक्ष वाला ही होता है, हमेशा ध्यान रखिए। यानी अगर हमारे से कोई एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, मान लीजिए कि 2 mm व्यास का तार है, बताइए इसका एरिया कितना होगा, तो सिंपल चीज़ है, वो हमसे सर्किल का एरिया पूछ रहा है, वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो सूत्र वहाँ पर लगा दीजिए। तार हमेशा तभी होता है जब वो वर्ताकार आकृति में हो। अगला क्वेश्चन है कि किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और धारा का अनुपात, वोल्टेज और धारा का अनुपात देखिए V/I, और ये होता है R। बंद परिपथ में प्रतिरोध हमेशा नियत रहता है, सदैव स्थिर रहता है, वो कभी बदलता नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि विपरीत प्रकृति वाले दो आवेशों के बीच प्रारंभिक दूरी 16 सेंटीमीटर थी, अब ये दूरी 4 सेंटीमीटर कर दी गई, उनके मध्य बल कैसा होगा। देखिए दूरी को हमने क्या किया है, 1/4 कर दिया, फिर दूरी कम की है ना, और वो दूरी के क्या था, व्युत्क्रमानुपाती था। कैसे, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दोबारा बताता हूँ सुनिएगा, फाइनल फोर्स जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, 1/d²। डी कितना कर दिया, 1/4। 1/4 की स्क्वायर कितनी होती है, 1/16। एक यहाँ पर 16 ऊपर, दूरी कम करी है, उनके बीच में बल बढ़ेगा। भाई दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों आवेश दूर दूर थे, अब नज़दीक ले आए तो जो फोर्स उनके बीच में लग रहा था वो बढ़ेगा ना, 16 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, 16 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार का साइज कैसे निर्धारित करेंगे, धारा के अनुसार। कितने एम्पीयर करंट के लिए हमें उस तार को यूज करना है, मोटाई इसी बात से डिसाइड होगी। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्का कौन सा है, तो बात हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि सबसे कम द्रव्यमान इसी का होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों जो होते हैं वो बराबर होते हैं द्रव्यमान में, और इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि इनसे लगभग 1/1840 गुना कम भारी होता है। यानी अगर प्रोटॉन में 1 ग्राम है तो इलेक्ट्रॉन 1/1840 होगा। ओपन सर्किट का प्रतिरोध और शॉर्ट सर्किट की चालकता, देखिए दोनों का अपोजिट पूछा है। ओपन में आर पूछा है, शॉर्ट सर्किट में चालकता पूछी है, जी पूछा है एक तरह से, ठीक है ना। तो चालकता धारा के संदर्भ में ही आएगी, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध के बारे में आएगी। ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत, इसलिए शॉर्ट सर्किट की चालकता अनंत हो जाती है। डी ऑप्शन आएगा। देखो दो चीज़ें अगर विपरीत पूछी हो ना, उनका उत्तर हमेशा एक होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत और गतिज विद्युत, विद्युत दो प्रकार की होती है, एक स्टैटिक और दूसरी डायनेमिक। स्टैटिक ये होती है जैसे अपने लाइटनिंग हो गई, तड़ित चालक जिसको बोलते हैं अपन, तड़ित विद्युत, आकाशीय बिजली हो गई, ये हमेशा घर्षण से उत्पन्न होती है। गतिज विद्युत ज़्यादातर तो प्रेरण से ही होती है, हालांकि बैटरी में रासायनिक प्रभाव से भी उत्पन्न हो रही है, वो भी गतिज विद्युत ही है। तो अभी अपने इसका आंसर क्या करेंगे, बी करेंगे। स्थिर विद्युत जो है वो घर्षण से, और गतिज विद्युत जो है वो प्रेरण से उत्पन्न होती है। वोल्टेज किस प्रकार की है, देखो वोल्टेज को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, विभव बोलते हैं कि नहीं। और जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसको भी हम लोग इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी वोल्टेज एक प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है। वैसे भी देख लीजिए ना, विद्युत वाहक बल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रवाहित कराता है, बल लगाता है, तो ये तो अपनी जगह पर ही है, अपनी जगह पर रहते हुए काम करवाता है। स्थितिज एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी पदार्थ अपने इस गुण के कारण अन्य वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, आवेश के कारण। वो आवेशित होगा तो ही करेगा, और आवेशित भी एक घर्षण से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ द्वारा 100 कूलाम का आवेश 4 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है, धारा का मान कितना होगा। भाई Q बराबर IT होता है। अब अपन से I पूछा है तो Q/T हो जाएगा। आवेश कितना है, 100 कूलाम का, टाइम कितना है, 4 सेकंड का, 25 एम्पीयर करंट हो गया। अगला क्वेश्चन है कि किस चालक का प्रतिरोध उच्चतम है, उसी चालक का प्रतिरोध उच्चतम है जिसका साइज सबसे न्यूनतम है। पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है ना, और व्यास में जो SWG जो होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज चालक में साइज लेने का, ये 0 से 36 तक का होता है। और इसमें क्या होता है कि संख्या जितनी बड़ी होती है तार उतना ही पतला होता है। यानी इन सब में अगर हम बात करें तो 28 SWG क्या है कि सबसे पतला तार है। मान लीजिए इसमें 2 क्वेश्चन पेपर में और भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि निम्न में से कौन सा चालक पतले साइज का है, तो 28 SWG, कौन सा मोटे साइज का है, तो 18 SWG। अब पतले का प्रतिरोध अधिक होता है, इसलिए अधिक प्रतिरोध किसका होगा, 28 SWG का। और अगर पेपर में अपोजिट भी आ जाता कि न्यूनतम प्रतिरोध किसका है, तो वो है 18 SWG। अगला क्वेश्चन है, कॉपर की एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, नया प्रतिरोध क्या होगा यदि पहले प्रतिरोध R हो। देखिए सीधी सी बात है, लंबाई दोगुनी करिए खींच कर, ऐसे में याद रखिएगा, कहते हैं कि कटा क्षेत्रफल भी आधा हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। लंबाई दोगुनी करने से रेजिस्टेंस दोगुना हो गया, एरिया 1/2 होने से भी प्रतिरोध दोगुना हो गया, कुल मिलाकर रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया, 4 गुना, यानी 4R हो जाएगा।
याद रखिएगा, लंबाई अपन को ये नहीं कहा कि लंबाई में इतना खींचा गया कि त्रिज्या आधी हो गई। एक और क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट में मैं दूंगा, यानी इस तरह का क्वेश्चन होता कि तार को इतना खींचा गया कि लंबाई में दोगुनी वृद्धि हुई और त्रिज्या आधी हो गई। उस समय फिर ध्यान रखिएगा क्षेत्रफल 4 गुना मान लीजिए कि उसका कम होता है, रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ता। अभी क्या हो रहा है, लंबाई दोगुनी हुई है, क्षेत्रफल आधा हुआ है, रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है विद्युतशीलता की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई फेराड प्रति मीटर होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका ताप गुणांक नेगेटिव होता है, यानी ताप बढ़ने पर प्रतिरोध जिसमें घटता हो तो वो है अपना कार्बन। तो दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न और इन सभी का आंसर। ठीक है, टेस्ट में 50 ही क्वेश्चन होते हैं, नेक्स्ट टेस्ट होगा तो उसकी आंसर की भी आप लोगों को दे दी जाएगी। टेस्ट में जो भी शामिल होना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर देना।